Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar University and your subject is Learning and Teaching अधिगम एवं शिक्षण बीएड की जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और ये जो आपका पेपर कोड है वो आपका 103 है। तो बीएड फर्स्ट ईयर की मैराथन क्लास है, दूसरी आज आपकी, जिसमें यूनिट 2 को हम बात करेंगे। पूरी यूनिट 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस ये आपकी दूसरी क्लास होने वाली है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे डिज़ाइन करी गई है ये क्लास, और सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें एमसीक्यू बेस पे होंगी। और एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। बाकी गाइस जैसे कि मैंने सभी को कहा है कि सभी सब्जेक्ट्स की आपको जो अगर एमसीक्यू क्लासेस चाहिए तो हमने जो टारगेट रखा है वो 3K सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। तो जल्दी से जल्दी 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, और जिसमें एटलीस्ट मेरे ख्याल से 100 सब्सक्राइबर सिर्फ बचे हुए हैं। जैसे 100 सब्सक्राइबर होते हैं तुरंत मैं आपको सारी की सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 टेलीग्राम चैनल है, एक परीक्षा क्लासेस है, दूसरा आपका स्पेशल बीएड फर्स्ट ईयर का है। सेकंड बात करता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए। तो इन सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट से क्या होता है, जब आप ज्वाइन रहते हैं तो जो कोई अपडेट होती है और जो कोई एग्जाम रिगार्डिंग मेन पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं आपकी सेकेंड यूनिट की। और गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी के लिए बीएड का स्पेशल ऑफर चल रहा है। बीएड फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स के लिए 75% ऑफ है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो 499 रुपीज़ में मिल जाएगा सिर्फ, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट सेशन, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। इसी के साथ ही जो अगर मैं बात करता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर जो है नीचे शो कर रखा है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। तो यहाँ से सारी की सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ बाकी सिर्फ और सिर्फ जो अगर कैंडिडेट्स, कई सारे कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चाहिए होता है, तो जो आपका पीडीएफ की जो कॉस्ट रखी गई है गाइस सिर्फ 299 रुपीज़ रखी गई है। और इसी चीज़ का मैंने टारगेट बनाया है, जैसे ही आपके 3K सब्सक्राइबर होते हैं तो ये सारी की सारी पीडीएफ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। तो गाइस जैसे कि लास्ट जो आपका बोल सकते हैं यूनिट है, सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और फर्स्ट यूनिट में एटलीस्ट 93 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे हमने, ठीक है। सेकंड यूनिट की बात करता हूँ तो सेकंड यूनिट आपकी यहाँ पे शो हो रही है। जो सेकंड यूनिट जो है वो आपकी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस, मीनिंग एंड थ्योरीज, ठीक है। यानी कि जो इंटेलिजेंस है उनकी मीनिंग्स क्या है और उनकी थ्योरी, यानी जो राइटर्स हैं, जो ऑथर हैं, उनकी थ्योरीज क्या है, उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं, श्रवण दोष वाले विद्यार्थी को आवश्यकता होती, जो श्रवण दोष वाले विद्यार्थी होते हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो वाणी प्रशिक्षण की, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसका टू द पॉइंट जो आंसर होता है उसको बताया, जो क्वेश्चन सॉल्व या समझाने लायक होता है उसको मैं समझाता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड प्रश्न पूछा गया है, विशिष्ट बालकों से संबंधित पाठ्यक्रमों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा किया जाता है। तो ये गाइस टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन से, स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन से, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ प्रश्न 3 की। तो प्रश्न 3 में हमसे क्या पूछा गया है, सीखने की अक्षमता का संबंध है, सीखने की अक्षमता का जो संबंध है वो किससे है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ, इसे बात करी गई है इसमें खराब वातावरण अक्षमता। दूसरे ऑप्शन की जो अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरे ऑप्शन में आपको इसमें बात करी गई है सीखने की अक्षमता, ठीक है, सीखने की अक्षमता का मानसिक पिछड़ेपन से, ठीक है। और सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सीखने की अक्षमता का संबंध है खराब वातावरण अक्षमता का कारण। यहाँ पूछा गया है कि बच्चा किससे सीख नहीं सकता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब वातावरण खराब होगा, पढ़ाने वाला बढ़िया नहीं होगा, तो वो चीज़ कैसे सीख सकता है। तो पहला और दूसरा और तीसरा जो कोई बात करता है तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि खराब वातावरण अक्षमता का कारक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है, कक्षा में किन छात्रों पर शिक्षक को ध्यान देने की आवश्यकता होती है, यानी कि कक्षा में कौन से छात्रों को शिक्षक को ज़्यादा या विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ये बात करी गई है। मंद गति के सीखने वाले बालक को
गुण प्रतिभाशाली बालक को, या अंतर्मुख या उपयुक्त सभी। तो देखा जाए तो शिक्षक को सभी व्यक्तियों पर ध्यान बराबर देना चाहिए और शिक्षक जो है सभी व्यक्तियों पर ध्यान बराबर ही देता है। तो चाहे वो कुछ बच्चे होते हैं एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ बच्चे होते हैं कि चीज़ों को देखते हैं समझ में आता है, तो वही बात करिए, यानी कि सारे के सारे बच्चों के लिए उपयोगी होता है, यानी कि शिक्षक जो है सभी तरीके के बच्चों को हैंडल करता है, देखता है, पढ़ाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया है जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है कहलाते हैं। यानी कि पूछा गया जो बच्चे हैं जिनकी मानसिक आयु जो है वास्तविक आयु से कम होती है उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। सिंपल शब्दों में समझिएगा कि उनकी बॉडी का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है और मेंटली या बोल सकते हैं दिमाग से वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते या उतना बढ़िया विकसित या डेवलप नहीं हो पाते। यानी कि नॉर्मल एज के अकॉर्डिंग बात करें तो वो 10 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो होती है वो 5 या 6 साल की रहती है। तो उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है वो है मंदित बालक, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक, तीसरा है सामान्य बालक, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जाहिर सी बात है क्वेश्चन और ऑप्शन समझ के ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तो बात यहाँ पे होगी नहीं, ठीक है। और सामान्य बालक यानी नॉर्मल बालक हो गया। बाकी बचता कौन सा? मंदित बालक, और इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा मंदित बालक, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए या पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। जिन बच्चों की या जिन बालकों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है उन्हें कहते हैं मंदित बालक। नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्वेश्चन 6 की। तो क्वेश्चन 6 में हमसे क्या पूछा गया है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्न 6 में हमसे पूछा गया है जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है वो कहलाते हैं। जाहिर सी बात है मंदित बालक होंगे, प्रतिभाशाली बालक होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहे हैं ना, सामान्य बालक और अधिगम अपंगता। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालक हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 7 की। इसमें भी एटलीस्ट गाइस मैं 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करूँगा, 100 के नियर अबाउट, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए करें। बाकी गाइस मैंने देखा हूँ कि काफ़ी सारी मैंने वीडियोस अपलोड करी है तो आप लोग कोई रिव्यू नहीं देते। रिव्यू का मतलब एटलीस्ट एक पॉजिटिव कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो 7th की बात करते हैं। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, जो अधिगम विकलांग बच्चे होते हैं वो किस तरीके के होते हैं ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आक्रामक, ठीक है, संगठित, संगत और निम्न उपलब्धि वाले, यानी कि ये सारे के सारे जो बालक होते हैं कैसे अधिगम विकलांग बच्चे होते हैं, यानी कि आक्रामक भी होते हैं और संगत भी होते हैं और संगठित भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 8 की। तो प्रश्न 8 में हमसे क्या पूछा गया है इसको समझिएगा। सीखने की क्षमता ही बुद्धि है। सीखने की क्षमता जो है यही बुद्धि है, ये जो है किसने कहा है ये हमसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, सीखने की क्षमता ही बुद्धि है, ये हमसे जो कहा गया है वेस्लर ने कहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 9th क्वेश्चन की। 9th पूछा गया टर्मन की बुद्धि संबंधी परिभाषा संबंधित है। टर्मन की बुद्धि संबंधी परिभाषा संबंधी, यानी टर्मन की जो बुद्धि संबंधी परिभाषा जो है वो किसकी है ये पूछा गया है। तो इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चिंतन से, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 10th की। तो 10th में हमसे पूछा गया है फ्री मैन बुद्धि की परिभाषा श्रेणी में किसकी परिभाषा को मान्य माना जाता है, यानी कि किसकी परिभाषा को सही माना जाता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा वेस्लर को माना जाता है, यानी कि यहाँ से ये दो चीज़ें। अब मैंने जैसे कि हर वीडियो बताया है कि आपको क्या करना है, सिंपल से आप जो भी कथन वाले क्वेश्चन हो उनको एक जगह पर लिख लीजिए। अब आपको लिखना है सिर्फ वेस्लर। तो वेस्लर ने सीखने की क्षमता ही बुद्धि है, ये किसने कहा? वेस्लर ने कहा है। अब बात करता हूँ फ्री मैन बुद्धि की परिभाषा श्रेणी में किसकी परिभाषा को माना जाता है, तो जाहिर सी बात है वेस्लर की माना जाता है। तो ये दोनों एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसी को समझिएगा थोड़ा सा। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं और माइंड में सेव करके रख सकते हैं। क्वेश्चन 11th पे हम पहुंच चुके हैं। 11th में पूछा गया है अधिकतर 5 छात्रों में से 4 छात्रों की बुद्धि लब्धि का प्रसार होता है। अधिकतर 5 छात्रों में से 4 छात्रों की बुद्धि लब्धि का प्रसार होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ तो कौन सा आपका हो जाएगा? तो ज़्यादातर की बात करी गई। तो गाइस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें पहला ऑप्शन 70 से 75 से 105, दूसरा 88 से 119 और 90 से 110 और 65 से 100। तो गाइस मैंने बात करी थी 140 के प्लस वाले जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। 70 के पास ये 70 से नीचे वाले जो होते हैं वो मंद बुद्धि हो गए।
तो यहाँ पे उस चीज़ की आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। अधिकतर 5 छात्रों में से 4 छात्रों की बुद्धि लब्धि का प्रसार होता है, यानी कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति जो हैं वो किस तरीके की उनकी बुद्धि होती, सामान्य होती। तो सामान्य बुद्धि को जो रखा गया इन सारी चीज़ों को आकलन करते हुए, तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें रहेगा वो 90 से 110 के बीच रहने वाला है। यानी कि समान बुद्धि जो है 90 से 110 के बीच रहती है। यानी कि इसमें जो अगर सिर्फ ऐसा होता आपका 90, 100, 110, 120, तो आपको उसमें 100 लगाना पड़ता है। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमेशा आंसर्स दिए जाते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है स्टर्न और बर्ड तथा प्रिंटर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा संबंधित है, ठीक है। बुद्धि की परिभाषा संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा समायोजन की योग्यता, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 13th की। 13th प्रश्न में हमसे पूछा गया बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, ये किसने कहा है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कथन जो है किसका है, तो ध्यान रखिएगा ये कथन कोलेशनिक का है, यानी कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, ये किसका है, कोलेशनिक का है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है ये पूछी गई है। अब गाइस यही क्वेश्चन जो मैं बात करता हूँ, तो आपका कल जो एग्ज़ाम हुआ है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बुद्धि कितने प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो 3 तरीके से होता है। बहुत से कैंडिडेट 5 लगा देते, 5 जो है इसके अंदर की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर की बात करें तो वो चीज़ अलग हो, इतना डीपली नहीं जाएगा। तो बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 15th की। तो 15 प्रश्न पूछा गया अमूर्त बुद्धि को कहा जाता है, किसको, अमूर्त बुद्धि को कहा जाता है। अमूर्त मतलब होता है एक तरीके से नॉर्मल जो बुद्धि होती है उसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। अमूर्त बुद्धि को कहा जाता है व्यवहारिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो अमूर्त बुद्धि को कहा जाता है क्या, सैद्धांतिक बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मूर्त बुद्धि को कहा जाता है, ठीक है। अभी था अमूर्त, अब आ गया सिर्फ मूर्त। मूर्त बुद्धि को कहा जाता है, यानी कि इसके दूसरे नाम जो हैं वो पूछा जा रहा है। तो जो मूर्त बुद्धि होता है वो होता है आपका व्यवहारिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि सैद्धांतिक बुद्धि। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 17 की। गाल्टन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, पूछा गया जो गाल्टन है ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो गाल्टन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 18 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और 18 प्रश्न में हमसे पूछा गया है बुद्धि संबंधी अर्जित योग्यता बढ़ती हैं। बुद्धि संबंधित अर्जित योग्यता बढ़ती है, ये पूछा गया। तो 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, 16 वर्ष तक ये उम्र के साथ बढ़ती रहती है। तो बेस्ट ऑप्शन जो आपका इसमें रहने वाला है वो आपका रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि उम्र के साथ बढ़ती रहती है। क्योंकि एकदम चीज़ों का कभी भी परिपक्व हम लोग नहीं होते, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ती रहती है वैसे वैसे बुद्धि और एक्सपीरियंस सारी चीज़ों को लेके बढ़ते रहते हैं और एक नया अनुभव करते रहते हैं। तो याद करें बुद्धि संबंधी अर्जित योग्यता बढ़ती रहती है, यानी लाइफ टाइम बुद्धि जो है हमारी लाइफ टाइम तक बढ़ती रहती है। 19th की बात करते हैं। 19th प्रश्न पूछा गया है बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि बुद्धि यानी कि जो ब्रेन है इसको मापने की जो जन्मदाता है वो किसको कहा जाता है ये पूछा गया। बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट या बेस्ट ऑप्शन की बात करता हूँ तो कौन होने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा अल्फ्रेड बिने, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान इसको रिलेट करिएगा, ठीक है। बुद्धि मापन, बा से बुद्धि और बा से बिने, ठीक है। तो लास्ट में जो इसमें आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका इसमें आ रहा है बिने, ठीक है। तो बुद्धि मापन का जन्मदाता या फादर ऑफ बोल सकते हैं बुद्धि, ठीक है। तो किसको माना जाता है, अल्फ्रेड बिने को। नेक्स्ट बात करता हूँ 20 की। बुद्धि का पहला परीक्षण कब हुआ, बुद्धि का पहला परीक्षण जो है वो कब हुआ, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई है इसकी वो कब से हुई है, कहाँ से हुई है ये पूछा रहा है। तो 1905 से हुई है, 1905 से। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो इनको याद करने के जो तरीके मैं बताता हूँ। बुद्धि, अब बुद्धि से ही आप चीज़ों को रिलेट करिए। अब से बुद्धि है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे बा से बना लिया ना, सॉरी बा से बुद्धि हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ,
ताकि जो चीज़ बता रहा हूँ चीज़ों को रिलेट करके याद करिए। जब भी क्या MCQ क्वेश्चन होते हैं हमेशा रिलेट किया जाता है। तो बुद्धि है तो बा को हम लोग 9 बना सकते हैं, बिल्कुल। अब 9 बनाया है, ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे 1 आया तो इस 1 को हम लोग 0 कर देते हैं। और जो दा है तो दा इस तरीके से करते हैं तो थोड़ा सा 5 बन जाता है और इसके आगे 1 लगा देते हैं। तो बुद्धि से ही हमने क्या बना दिया 1905, ठीक है, क्या बना दिया 1905, ठीक है। तो चीज़ों को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो आसानी रहती है। नेक्स्ट बात करता हूँ बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र। अब बुद्धि लब्धि मापने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यानी कि IQ वास्तविक आयु मानसिक आयु गुणा 100 या मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100 या MA भाई मेंटल की बात करिए, इंग्लिश में बात कर लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो जो इसका होता है मेंटल एज और बोल सकते हैं नॉर्मल जो एज होती है उसकी, तो बेस्ट ऑप्शन जो रहता है जो मानसिक आयु होती है और जो वास्तविक आयु होती है, ठीक है, तो उसका हो जाता है। यानी कि बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा, तो IQ जो मानसिक यानी कि दिमाग को ऊपर रखेंगे, फिर नीचे वास्तविक आयु रखेंगे, ठीक है, यानी कि जो नेचुरल एज होती है आपकी, और फिर इंटू कर देंगे 100 से। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है या सूत्र जो होता है वो क्या होता है, मानसिक आयु, यानी कि अब थोड़ा सा अपनी बॉडी से रिलेट करिए। एक बॉडी है नॉर्मल सी बात मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा आपको, लाइक ये आपकी बॉडी है इस तरीके से, ठीक है। तो बॉडी है यानी कि बॉडी का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, जाहिर सी बात है ऊपर का पार्ट जो होता है वो होता है ब्रेन। तो उस वजह से क्या आ गया, यहाँ से आएगा मानसिक आयु। फिर बाकी का बचा हुआ पूरी बॉडी का पार्ट्स, तो यहाँ से हम रिलेट कर लिया वास्तविक आयु और फिर गुणा कर देते हैं 100 से, तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 22 की। 22 में हमसे पूछा गया है स्टैनफोर्ड बिने मानकीकरण समूह 1937 के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है, ठीक है। यानी कि स्टैनफोर्ड बिने मानकी समूह यानी कि इनके अकॉर्डिंग 1937 के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है। यानी बुद्धि लब्धि के बारे में बात करिए, सबसे ज़्यादा जो बुद्धि होती है वो किसकी होती है, तो वही बात करते हैं 140 तथा उसके ऊपर 140 इसके ऊपर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। एक सबसे मैक्सिमम की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा तो 140 हो जाता है, और सबसे कम की बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा सबसे कम आपका इसमें हो जाता है 70, ठीक है। और नॉर्मल की जो अगर बात करता हूँ तो 90 से 100 के बीच में जो रहता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में हुआ। अब स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास जो है किस देश में हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो विकास हुआ था वो कौन से देश में हुआ था, वो अमेरिका में। तो इस तरह की जो खोज होती है कहाँ होती है, ज़्यादातर मोस्टली अमेरिका में होती है, तो इस वजह से अमेरिका में हो गया। नेक्स्ट बात करता हूँ बुद्धि लब्धि IQ का गुणसूत्र का संक्षिप्त रूप क्या है। तो वही चीज़ पूछी है इन्होंने, बस यहाँ पे उस चीज़ को क्या कर दिया है, इंग्लिश में लिख दिया गया है एक तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा MA मेंटल एज और वास्तविक एज जो होती है वो इंटू 100, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंटू 100 नहीं है, ठीक है। और जो अगर मैं डी की बात करता हूँ तो इसमें ऑप्शन आपका डी भी हो सकता है, क्योंकि सी और डी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है। तो देखिए MA/CA इंटू 100, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो सी भी हो सकता है और इसका आपका डी भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों ऑप्शन जब सेम है तो दोनों चीज़। और ये चीज़ एग्जाम में भी होता है, तो एग्जाम में क्या लिखा होगा जब भी कभी इस तरीके से होगा, और जो अगर एक ही ऑप्शन होता तो आप चाहे सी लगाएं चाहे डी लगाएं, दोनों में आपको आंसर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस का मतलब आपको जो नंबर्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 25 की। 25 में पूछा गया है भाटिया परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं। किसमें, भाटिया परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं यह पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा 3 परीक्षण हैं। कौन से, 3, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट 26 की बात करते हैं रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके भी कितने रूप होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 4 रूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 27 अंधे व गूंगे व्यक्तियों बुद्धि मापने के लिए परीक्षण किया जाता है। यानी कि जो अंधे होते हैं और जो गूंगे होते हैं इनकी जो बुद्धि मापने का जो परीक्षण होता है किस तरीके से होता है यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वो बात करते हैं
और व्यक्तिगत परीक्षण, दूसरा सामूहिक परीक्षण, तीसरा क्रियात्मक परीक्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्रियात्मक परीक्षण, यानी कि उनकी जो क्रिया रहती हैं, यानी कि जो एक्शन रहता है, एक्शन रिएक्शन जो रहता है, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, उसके रिगार्डिंग पता करते हैं कि उनके दिमाग या जो बुद्धि है वो कितनी है, यानी कि कितने वो परिपक्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 28 क्वेश्चन की। 28 प्रश्न में पूछा गया है हमसे क्या, उसको बात करते हैं। तो गाइस 28 क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्मी बीटा परीक्षण का संबंध है किससे? आर्मी बीटा परीक्षण का संबंध जो है वो किससे है? तो ध्यान रखिएगा, अशिक्षित तथा अनपढ़ व्यक्तियों के मापन से। ठीक है, आर्मी बीटा परीक्षण जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो अशिक्षित तथा अनपढ़ व्यक्तियों के मापन के लिए या नापने के लिए। ठीक है, 29 की बात करते हैं। शारीरिक विकलांग बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है, कौन सा कथन सही है? मानसिक दुर्बल होते हैं, समान बुद्धि के होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, प्रतिभाशाली, मानसिक दुर्बल अथवा समान बुद्धि के होते हैं। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन जो आपका इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि प्रतिभाशाली, मानसिक दुर्बल तथा समान बुद्धि के होते हैं। ठीक है, यानी प्रतिभाशाली होते हैं, मानसिक बुद्धि बढ़िया होती है अथवा समान बुद्धि के होते हैं, नॉर्मल बुद्धि के होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ 30 की। तो प्रश्न 30 में हमसे क्या पूछा गया है? 30 में कहा गया है एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण के कुल कितने प्रश्न हैं? किसके? एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण के कुल कितने प्रश्न हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इनके टोटल 100 प्रश्न हैं, यानी कि सेंचुरी ये मार चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत के कितने तत्व हैं? अब स्पीयरमैन की बात करी गई है, स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत के कितने तत्व हैं ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीयरमैन के जो बुद्धि तत्व जो हैं वो आपके 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत के निम्न कारण हैं, यानी कि इनके कौन कौन से कारण हैं, ये वही पूछा गया है कि कौन कौन से इनके हैं। ठीक है, जो 2 बुद्धि सिद्धांत जो हैं, अब 2 बुद्धि तत्व जो हैं वो कौन कौन से ये पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, एक इनका हो जाता है समान तत्व, दूसरा आपका इनका हो जाता है विशिष्ट तत्व। तो ए और बी दोनों ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी सी जो है आपका इनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी 32 का ऑप्शन सी सही आएगा। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। पूछा जाता है स्पीयरमैन की बुद्धि के सिद्धांत कितने तत्व, सिद्धांत के कितने तत्व है, कितने सिद्धांत है? तो 2 हैं। कौन कौन सिद्धांत की बात करें? तो समान तत्व हैं और दूसरे विशिष्ट तत्व हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से। 33 की बात करते हैं। तो 33 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? बुद्धि को एक इकाई मापने पर विशिष्ट तत्व का हिस्सा है। बुद्धि को एक इकाई मानने पर विशिष्ट तत्व का हिस्सा कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 5% है। क्या है? बुद्धि को एक इकाई मापने का विशिष्ट तत्व का जो हिस्सा रहता है वो आपका 5% रहता है। नेक्स्ट बात करता हूँ 34 की। तो 34 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत किस कारक को प्रधान रूप में माना जाता है? क्या स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत किस कारक को प्रधान रूप में माना गया है या माना जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसको माना जाता है? ध्यान रखिएगा, सामान्य कारक जो है इसको माना जाता है। ठीक है, स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत किस कारक को प्रधान रूप मानाता है, यानी कि सबसे पहला जो मानती, किसको मानती? सामान्य कारक को मानती है। उसके अंदर विशिष्ट कारक आएगा या तत्व आएगा, सामान्य तत्व या फिर विशिष्ट तत्व। तो वही जो ऊपर बात करी थी उसे, यानी कि पहला जो पॉइंट आएगा सामान्य आएगा फिर विशिष्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाटिया बैटरी है। सेकंड 35 का पूछा गया, 35 में पूछा गया है भाटिया बैटरी है। तो ये क्या है? सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो, इसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम है, बी और सी। बी और सी में जो कहा गया है अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण, यानी कि चाहे आप इसमें मैं कह सकता हूँ सी लगा दीजिए, चाहे आप इसमें बी लगा दीजिए। यानी कि भाटिया बैटरी जो है वो क्या है? अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है और अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण दोनों सेम ही चीज़ है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए, इस तरीके से रिलेट करके रखिए कि भाटिया बैटरी क्या होती है? अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं 36 की। तो 36 प्रश्न में पूछा गया है थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक है इनका बुद्धि सिद्धांत जो है वो कौन सा है? तो त्रितत्व है, द्वितत्व है या बहुतत्व है? तो ध्यान रखिएगा,
बहुतत्व, यानी काफ़ी सारे सिद्धांत हैं इनके। बहुतत्व का त्रितत्व 3 हो गया, द्वितत्व 2 हो गया, समूह एक तरीके से झुंड हो गया, एक तरीके से समूह, और बहुतत्व यानी कि बहुत सारे, पता नहीं कर सकते कितने के हैं। तो थॉर्नडाइक के बुद्धित्व सिद्धांत जो हैं काफ़ी सारे हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट मापने से मापा जाता है। स्टैनफोर्ड बिनेट मापनी से मापा जाता है, यानी किससे मापा जाता है? बुद्धि, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व या अभिवृद्धि। तो राइट आंसर जो आपका इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि। स्टैनफोर्ड बिनेट मापनी से मापा जाता है बुद्धि। और नेक्स्ट बात करता हूँ 38 की। तो थॉर्नसर्ड का बुद्धि सिद्धांत किसका? थॉर्नसटन का बुद्धि सिद्धांत जो है वो कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा समूह तत्व सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 39 की। 39 प्रश्न पूछा गया है थॉर्नस्टन के समूह तत्व सिद्धांत के कुल कितने तत्व हैं? किसके? थॉर्नस्टन समूह तत्व सिद्धांत के कुल कितने तत्व हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इनके 7 तत्व हैं टोटल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समूह तत्व सिद्धांत में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? पूछा गया जो समूह तत्व सिद्धांत है उनमें से कौन सा तत्व नहीं है, ठीक है। तो मूल्यांकन नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, यानी कि शाब्दिक बोध भी है, संख्या भी है, स्थान भी है। तो समूह तत्व सिद्धांत के निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? मूल्यांकन है, कौन कौन सा है? तो शाब्दिक बोध है, स्थान है और संख्या है। समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक किस देश के थे? अब पूछा गया समूह तत्व के सिद्धांत जो दिया है किस ऑथर ने दिया, यानी कि किस ऑथर ने दिया, वो जो ऑथर है वो किस देश के थे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो ध्यान रखिएगा ये अमेरिका के थे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी कभी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपको आंसर नहीं मालूम है और आपको एक तुक्का लगाना है, तो एटलीस्ट 70 से 80% जो रहते हैं वो कहाँ से रहते हैं? अमेरिका से रहते हैं। उसके बाद में फिर ब्रिटेन से रहते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, साइंटिस्टों का। नेक्स्ट बात करता हूँ 42 क्वेश्चन की। तो 42 प्रश्न में हमसे पूछा गया है समूह तत्व सिद्धांत के कारक नाम से भी जाने जाते हैं। समूह तत्व सिद्धांत के कारक नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता, बहुतत्व योग्यता, द्वितत्व योग्यता या इनमें से कोई नहीं ध्यान रखिए। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 43 में पूछा गया स्मरण तत्व में प्रत्यास्मरण होता है। स्मरण तत्व में प्रत्यास्मरण होता है, तो किस में होता है प्रत्यास्मरण? तो ध्यान रखिएगा शब्द जोड़ो या शब्द जोड़ा जाए या वाक्य या शाब्दिक उत्तेजनाओं में या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 44 की। तो 44 प्रश्न में पूछा गया है समूह तत्व सिद्धांत में स्थानिक आकार संबंधों को समझने की योग्यता संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा स्थान से। ऑप्शन ए आप सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन? बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो प्रथम व्यक्ति वेस्लर थे, यानी कि ऑप्शन बी। इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बुद्धि परीक्षण, तो वही बुद्धि के बात करें, बुद्धि परीक्षण के कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति जो कौन थे? वलेश्वर थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किया। बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडल को किसने प्रस्तुत किया है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रस्तुत किया था कैटल ने किया था। किसने किया था? कैटल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। कौन से सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं? तो सृजनात्मक व्यक्ति जो हैं वो हमारे कौन से होते हैं? अपसारी विचारक। किस तरीके से होते हैं? अपसारी विचारक। नेक्स्ट बात करता हूँ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, यानी कि अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है? तो ध्यान रखिएगा थर्स्टर्न, ठीक है, थर्स्टर्न ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 49 प्रश्न की। तो 49 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 49 में पूछा गया है किसी भी एक वृद्धि परीक्षण से व्यक्ति की बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता। सत्य है, असत्य है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता या सही।
तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि किसी भी चीज़ से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसकी बुद्धि कितनी है। तो भाई किसी भी एक बुद्धि परीक्षण से व्यक्ति की बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यह जो है बिल्कुल कहा गया सही मापन नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सत्य कथन है ये चीज़, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है बट एग्जैक्ट टू द पॉइंट 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते चीज़ों को। तो ये उस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। 50 का पूछा गया, 50 क्वेश्चन पूछा गया है 125 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस वर्ग में आएंगे। अब 125 की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो 70 से कम मंद बुद्धि, 70 से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा 125 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस वर्ग में आएंगे, सामान्य बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रखर बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो 125 की बात करते हैं, मैंने बात करी थी 90 से लेकर 120 के बीच के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं सामान्य में। तो सामान्य से थोड़ा सा ऊपर हैं, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, बेस्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा उत्कृष्ट, एक सेकेंड, उत्कृष्ट या प्रखर बुद्धि। तो ध्यान रखिए, तो ये जो है आ जाएगा आपका प्रखर बुद्धि हो जाएगा। तो प्रखर बुद्धि होने का जो चीज़ है वो ये है क्योंकि 120 से ये ज़्यादा पहुँच गया, ठीक है। और उत्कृष्ट देन प्रतिभाशाली एंड समान बुद्धि, तो समान बुद्धि तो होंगे नहीं। तो क्योंकि मैंने बात करी थी 90 से 120 के बीच, अभी 120 से 125 है तो प्रखर बुद्धि वाले आएंगे, ठीक है। अब 140 प्लस आएगा तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, ठीक है। तो 51 की बात करते हैं, बुद्धि परीक्षण होने चाहिए लंबे तथा जटिल, विश्वसनीय एवं वैध, छोटे एवं स्पर्श और इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि परीक्षण जो कैसे होने चाहिए, विश्वसनीय एवं वैध, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 52 क्वेश्चन की। 52 में कहा गया बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, यानी कि बुद्धि के रिगार्डिंग जो त्रिकारक, 3 फॉर्मूले वो है, त्रिकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है ये पूछा। तो ये त्रिकारक जो दिया है वो किसने, गिलफोर्ड ने दिया है। किसने, कारक गिलफोर्ड। प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का विकास जो है किसने किया था, तो गाल्टन, विलियम स्टर्न ने या फिशर ने या बिने एव साइमन्स ने। तो बेस्ट ऑप्शन राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, बिने एव साइमन ने। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं पूरा क्वेश्चन पूछ चुका हूँ और बिने की बात करी थी, बा से बुद्धि, बा से बिने, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 54 की। तो 54 में पूछा गया है सृजनात्मक के जनक हैं, किसके, सृजनात्मक के जनक जो हैं कौन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टोरेंस। सृजनात्मक के जो जनक है कौन है, टोरेंस हैं। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था, अब सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा आयोजन। सबसे पहला जो आता है किसका होता है, प्रिपरेशन। किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए क्या, उसकी प्रिपरेशन की जाती है, यानी कि आपके एग्जाम है तो आपने उसकी क्या की, प्रिपरेशन की है, उसके बाद में तो चीज़ें होंगी। तो वही बात करी गई है, प्रिपरेशन, उद्भव, प्रबोध या वही इल्यूमिनेशन और प्रमाणीकरण। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था जो होती है आयोजन होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ, टोरेंस ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है, टोरेंस ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो सृजनात्मकता में दिया है, किसमें, सृजनात्मकता, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 57 की बात करता हूँ और 57 प्रश्न में पूछा गया है कौन शाब्दिक सृजनात्मक की विमा नहीं है, कौन शाब्दिक सृजनात्मक की विमा नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो विस्तारण नहीं, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 58 प्रश्न की, बुद्धि परीक्षण किस वर्ग में आता है, बुद्धि परीक्षण किस वर्ग में आता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 58 में पूछा गया है बुद्धि परीक्षण किस वर्ग में आता है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण। नेक्स्ट 59 की बात करता हूँ, उद्भावना इनक्यूबेशन की अवस्था के बाद आती है, यानी कि उद्भावना जो है वो किस टाइम पे आती है पूछा गया, तो प्रबोधन के बाद आती है। आर्मी अल्फ़ा परीक्षण, आर्मी अल्फ़ा परीक्षण जो है वो कब आता है, सामूहिक परीक्षण, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आर्मी बीटा परीक्षण कब आता है, तो ध्यान रखिएगा आर्मी बीटा परीक्षण जो है अमी क्षमता परीक्षण होता है, क्या होता है, अभी क्षमता परीक्षण, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा सा हुआ है, तो इस चीज़ को आप सी करिएगा, ये ऑप्शन सी है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा अभिवृद्धि परीक्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 62 की। 62 में पूछा गया है बहुकारक
बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो किया है थॉर्नडाइक ने, यानी बुद्धि या बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। 63 की बात करते हैं। 63 में पूछा गया समूह तत्व सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी का जो प्रतिपादन किया गया है गाइस, वो थॉर्नटन ने किया है। किसने? थॉर्नटन। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा समूह तत्व सिद्धांत का कारक नहीं है? पूछा गया है इसमें कौन सा तत्व सिद्धांत का कारक नहीं है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं, स्थान जो है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे तत्व सिद्धांत के कारक, यानी शब्द प्रवाह भी है, प्रवृत्ति भी है और संख्या भी है। नेक्स्ट 65 की बात करते हैं। 65 प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो ये जो किया था, किसने किया था? थॉर्नस्टर्न ने किया है। बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच शून्य से संबंधी पाया जाता है। ठीक है, तो यह कथन सत्य है कि असत्य? तो यह कथन जो है बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट, शाब्दिक सृजनात्मक की विमा डायमेंशन नहीं है। क्या पूछा गया? शाब्दिक सृजनात्मक की विमा डायमेंशन नहीं है। कौन सी डायमेंशन नहीं है? तो विस्तारण नहीं है, बाकी सारी की सारी हैं। यानी कि शाब्दिक सृजनात्मक की विमा जो हैं वो कौन सी? मौलिकता है, लचीलापन है, धारा प्रभावित है। नेक्स्ट 68 की बात करता हूँ। तो 68 प्रश्न में जो है वो हमसे क्या पूछा गया है? 68 में कहा गया है संज्ञानात्मक कार्यों के बीच सहसंबंध का आधार सामान्य तत्व नहीं बल्कि एक ही समूह की योग्यता है। ये किसने माना है? ऐसा जो है किसने कहा है? तो थॉर्नस्टन ने कहा है। यानी संज्ञानात्मक कार्यों के बीच सहसंबंध का आधार सामान्य तत्व नहीं बल्कि एक ही समूह की योग्यताएं, यह थॉर्नस्टाइन ने कहा है। आर्मी बीटा या आर्मी अल्फ़ा परीक्षण का प्रतिपादन हुआ। आर्मी बीटा कोई आर्मी अल्फ़ा भी कहा जाता है। तो इसका प्रशिक्षण जो है सबसे पहले कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, 1917 में। ऑप्शन को कैसे याद रख सकते हैं? तो आर्मी, ठीक है, तो या बीटा या आर्मी अल्फ़ा, तो बीटा से चीज़ों को रेट कर सकते हैं। बा को हम 9 बना सकते हैं, फिर डंडा उसको आगे ले लेंगे और टा को हम 7 बना सकते हैं। ठीक है, तो 1917। नेक्स्ट बात करते हैं 70 की। तो 70 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? लिविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसका? लिविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यह पूछा गया। तो यह जो सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, बिने या बिनेट जिसको बोलते हैं, बिने या इंग्लिश में बिनेट के बुद्धि मापन के प्रश्न का निर्माण किसके साथ मिलकर किया गया? ठीक है, तो किसके साथ मिलकर किया गया था? साइमन। किसके खिलाफ साथ किया गया था? साइमन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। प्रोफेसर टर्मन का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर टर्मन का संबंध जो है किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका से है। कहाँ से है? अमेरिका। तो मैंने बताया था ना, ज़्यादातर प्रोफेसर हो गए या साइंटिस्ट हो गए तो ये ज़्यादातर अमेरिका से ही आते हैं, उसके बाद में कहीं जाके ब्रिटेन आएगा आपका। नेक्स्ट बात करता हूँ 73 टर्मन मेरिल परीक्षण है। टर्मन मेरिल परीक्षण जो है वो क्या है? व्यक्तिगत बुद्धि मापन, व्यक्तिगत बुद्धि मापन। नेक्स्ट वेस्लर वैल्यू परीक्षण, वेस्लर वैल्यू टेस्ट की रचना कब की गई थी? यानी कि इसकी रचना जो है कब की गई, कौन से सन में की गई, ये पूछा गया। तो 1944 में की गई थी। किसमें? 1944 में। नेक्स्ट बात करता हूँ वेस्लर वैल्यू परीक्षण के कुल कितने उप परीक्षण हैं, यानी कुल कितने इसके सब टेस्ट हैं, ये पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, इसके 11 सब टेस्ट है। किसके? वेस्लर वैल्यू। ठीक है, और नेक्स्ट बात करता हूँ 76 क्वेश्चन की। 76 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? गिलफोर्ड के सिद्धांत को कहा जाता है, गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है इसको क्या कहा जाता है, यह पूछ रहा है हमसे। तो इसको हम बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अंतर्दृष्टि अधिगम परीक्षण पूछा गया। अंतर्दृष्टि अधिगम परीक्षण जो है ये क्या है? तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? ये हमारा क्या हो जाएगा? पुनर्वलन। नेक्स्ट बात करता हूँ 78 क्वेश्चन की। तो 78 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? थॉर्नडाइक ने बहुत सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी दी। थ्योरी कब दी? थॉर्नडाइक ने बहुत सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक ने बहुत सिद्धांत
जो है ये कब दिया था, ये पूछा गया, तो 1921 में दिया है, 1921 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट बात करता हूँ, वाचिक परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक है। किसके लिए? वाचिक परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो वाचिक परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक है किस चीज़ के लिए? ध्यान रखिएगा, जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक चीज़ों का कुछ नहीं कर सकते। तो वाचिक परीक्षण के लिए भाषा का ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 80 में, तो 80 प्रश्न पूछा गया हमसे क्या, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है, लिखित ज्ञान आवश्यक नहीं है, भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भाषा का ज्ञान। ठीक है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए, यानी कि जब कुछ काम करना है तो उसमें भाषा के मतलब नहीं, सिर्फ आप सिंपल सा है, जो अगर आपको चेयर बनानी है तो आप बोलना जरूरी नहीं, आप सिंपल सा काट पीट के जो आपकी लकड़ी होगी उसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी काम करना है, लाइक गड्ढा खोदना है, तो आपको क्या करना, बोलने की जरूरत नहीं, बस अपना जो उठाया औजार और गड्ढा खोदना शुरू करें। तो वही बात करिए, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो किस चीज़ की? लिखित का आवश्यक नहीं है, भाषा का नहीं है, तो या ए और बी दोनों इनमें से, तो यानी कि भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है। बिना यानी कि सारे की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन इशारा भी एक तरीके की भाषा ही होती है, संकेतिक भाषा होती है। तो 81 की बात करते हैं। 80 का जो आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो लिखित ज्ञान और भाषा ज्ञान दोनों ही आवश्यक नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें आपका ए और बी दोनों ही होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए ज़रूरत है ना कि आपको लिखना जरूर पड़ेगा। गड्ढा खोदने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। वही अगर क्रियात्मक बुद्धि, तो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन जो इसका रहने वाला है वो ऑप्शन आपका सी रहने वाला है। नेक्स्ट बात करता हूँ 81 की। 81 पूछा गया निष्पादन परीक्षण नहीं है। निष्पादन परीक्षण नहीं है, तो कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है? तो बिने साइमन परीक्षण जो है निष्पादन परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट बात करता हूँ 82, ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण का निर्माण किया। ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण का जो निर्माण है वो किसने किया था? कोह ने किया था। ब्लॉक परीक्षण डिज़ाइन का निर्माण कोह ने किया है। नेक्स्ट 83 की बात करते हैं। 83 क्वेश्चन में पूछा गया है, पास एलॉग परीक्षण का निर्माण किया गया। पास एलॉग परीक्षण का निर्माण जो है किया गया, तो किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि अलेक्जेंडर। तो पास एलॉग परीक्षण किसके द्वारा? अलेक्जेंडर द्वारा। नेक्स्ट बात करता हूँ दी हेरारिकल सिद्धांत। दी हेरारिकल सिद्धांत या दी हेरारिकल थ्योरी के मनोवैज्ञानिक का संबंध है, यानी कि ये जो द हेरारिकल सिद्धांत, द हेरारिकल थ्योरी जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दी, यानी कि मनोवैज्ञानिक है वो कहाँ से हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं, यानी कौन से देश से संबंध रखते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ से रखते हैं? ब्रिटेन से रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 85 की। तो 85 प्रश्न पूछा गया, हिंदुस्तानी बिना क्रियात्मक परीक्षण का निर्माण दिया था। हिंदुस्तानी बिना क्रियात्मक परीक्षण का निर्माण जो है वो दिया था। कहाँ से दिया था? ध्यान रखिएगा, किसने दिया था? C.H. राइस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 86 की। तो 86 में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, यानी कौन सी चीज़ है गलत है? दंत आयु, कंकाल आयु, सामाजिक आयु या मानसिक आयु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सामाजिक आयु। ठीक है, तो सामाजिक आयु कुछ नहीं होता, दंत की आयु होती है, कंकाल की आयु होती है, मानसिक आयु भी होती है और सामाजिक आयु कुछ नहीं होती। नेक्स्ट बात करता हूँ 87 की। 87 में पूछा गया, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? बुद्धि परीक्षण, तो बिने, जाहिर सी बात है, इससे पहले हम एक बार कर चुके हैं इस चीज़ को, तो राइट और बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा आएगा? बिने। नेक्स्ट, बुद्धि का द्विआरंभिक सिद्धांत किसने दिया? द्विआरंभिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। द्विआरंभिक सिद्धांत किसने दिया था? ये भी किसने दिया है? बर्ट ने दिया है। किसने दिया है ये द्विआरंभिक सिद्धांत? बर्ट ने। नेक्स्ट बात करता हूँ 89 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और गाइस मैंने जैसे बात करी थी एंड एटलीस्ट नियर अबाउट 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे इस यूनिट में भी। काफ़ी सारे क्वेश्चन, इतनी क्वेश्चन जो अगर आप 3 से 4 बार देख लेते तो क्वेश्चन आपको यहीं से फंसने हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, और जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं इस चीज़ का प्रूफ भी आपको दूंगा। 89 की बात करते हैं। 89 में पूछा गया, गिलफोर्ड का बुद्धि संगठन का परिलक्षित करता है। गिलफोर्ड का बुद्धि संगठन क्या परिलक्षित करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 150 कारक, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
90 की बात करते हैं। 90 प्रश्न पूछा गया, बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडल यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रस्तुत किया था, यानी कि किसने प्रस्तुत किया था, ये पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, कैटल ने किया था। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और इसी के साथ वीडियो को एक बार जल्दी से दबा के शेयर और लाइक कर दीजिएगा। 91 में पूछा गया, धन निर्माण परीक्षण यानी कि क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट का निर्माण, ठीक है, किसने किया था, ये हमसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, गा ने किया था। हिंदी में गा बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जेपी गिलफोर्ड बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया, यानी कि जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया है वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। अब इन्होंने ये सिद्धांत कौन से सन में दिया था, ये हमसे पूछा गया। तो 1967, ठीक है, 1967। तो ध्यान रखिएगा, जेपी गिलफोर्ड, ठीक है, तो जेपी गिलफोर्ड 1967। नेक्स्ट बात करता हूँ, निष्पादन परफॉर्मेंस बुद्धि परीक्षण का गुण है। निष्पादन परफॉर्मेंस यानी कि बुद्धि परीक्षण का गुण जो है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन अनपढ़ बालकों के लिए, दूसरा गूंगे व बहरों बालकों के लिए, तीसरा लिखित भाषा की आवश्यकता नहीं, तीसरा उपयुक्त सभी के लिए। तो ये यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक लग रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस बुद्धि की परीक्षण, यानी कि परफॉर्मेंस किस तरीके से, अनपढ़ बालकों के लिए, गूंगे व बहरों बालकों के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बात सही है, नहीं है, उपयुक्त सही नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 94th की। 94th में पूछा गया हमसे क्या, प्रबोधन से पूर्व की अवस्था यानी कि इल्यूमिनेशन से पहले की जो अवस्था होती है वह हमसे पूछी जा रही, तो उद्भव होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 95 की बात करते हैं। 95 प्रश्न पूछा गया, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के मुख्य प्रकार, किसके, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के मुख्य जो प्रकार हैं वो कितने हैं। ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है उसके बारे में अभी बात करूंगा। नेक्स्ट बात करता हूं, टॉरेंस ने शाब्दिक सृजनात्मकता में कितनी विमाओं का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टॉरेंस ने शाब्दिक सृजनात्मकताओं में 3 का उल्लेख किया है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 की बात करता हूँ, धारा प्रवाहित यानी कि फ्लुएंस सृजनात्मक की विमा है। धारा प्रवाहित फ्लुएंस सृजनात्मकता की विमा है, तो कौन सी विमा है ये पूछा गया है। तो शाब्दिक सृजनात्मकता की, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 98 में। 98 में हमसे क्या पूछा गया है, 98 में पूछा गया सृजनात्मकता की चौथी अवस्था है। सृजनात्मकता की चौथी जो अवस्था है यह हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, चौथी अवस्था जो होती है वो होती है प्रमाणीकरण। कौन सी, प्रमाणीकरण। नेक्स्ट 99 की बात करता हूँ, तो गिलफोर्ड के अनुसार किस चिंतन को सृजनात्मकता माना जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार किस चीज़ को सृजनात्मकता माना जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप सारी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 100 की। 100 पूछा गया, जेपी गिलफोर्ड बुद्धि कि 120 तत्व की जगह 150 तत्व होता है, कब दिया। यानी कि जो जेपी गिलफोर्ड है इन्होंने बुद्धि को 120 तत्व की जगह 150 तत्व दे दिया था, तो ये चीज़ कब करी इन्होंने, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने जो किया था वो किस टाइम पे किया है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 1985, कब, 1985, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 101 पे पहुँची, मैंने कहता नहीं 100 क्वेश्चंस के नियर अबाउट हम कवर करेंगे, तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब आ चुका है 101 क्वेश्चन, और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 101 की बात करते हैं, चित्रकारी कारक का खिलौना बनाना संबंधित है। चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है, किससे संबंधित है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अशाब्दिक सृजनात्मकता से। अब ये इससे क्यों है कि चित्रकारी करना है, ठीक है, या खिलौना बनाना है, तो इसके लिए शब्दों की ज़रूरत थोड़ी ना है, सिर्फ कला आनी चाहिए, बनाना आना चाहिए। तो शाब्दिक सृजनात्मकता से नहीं, अशाब्दिक सृजनात्मकता से बना सकते हैं हम चित्रकारी भी और खिलौना भी। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। 102 की बात करते हैं, तो 102 में कहा गया है कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता। आप कहानी लिखने के लिए तो भैया चाहिए ही शाब्दिक सृजनात्मकता, यानी कि जब तक शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कहानी नहीं लिख सकते। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सर सही कर सकते हैं। 103 की बात करते हैं। 103 में पूछा गया पास ए लॉग परीक्षण के कुल सदस्य हैं, किसके,
पास ए लॉन्ग परीक्षण के कुल सदस्य जो हैं वो कितने हैं, यह पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा 9 सदस्य हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 104 की बात करते हैं और 104 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, मेरिल पाल्मर परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं। किसमें, मेरिल पाल्मर परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कुल कितने उप परीक्षण हैं, 90 परीक्षण हैं इसमें मेरिल पाल्मर में। नेक्स्ट बात करता हूँ 105 की। तो 105 में पूछा गया है, बर्ड का बौद्धिकता का सिद्धांत किसके संश्लेषण का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो किसके संश्लेषण का प्रतिनिधि है, ध्यान रखिएगा समूह कारकों के साथ सामान्य बौद्धिकता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में कितने आयामी है। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में कितने आयामी है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 आयामी है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 107 की बात करते हैं। तो 107 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, 107 में पूछा गया त्रिआयामी संरचनात्मक मॉडल से है। त्रिआयामी संरचनात्मक मॉडल से है, यानी कि कौन से मॉडल से है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा पहला विषय वस्तु, दूसरा सक्रियता, तीसरा उत्पादन, चौथा और उपयुक्त सभी। तो यानी कि उपयुक्त सभी, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि त्रिआयामी संरचना मॉडल जो है वो क्या है, जिसमें विषय वस्तु भी होती है, सक्रियाएँ होती हैं और उत्पाद। तो पूछा जाएगा त्रि मॉडल संरचना में कौन कौन से मॉडल है, तो विषय वस्तु है, सक्रिया है और उत्पादन है। ठीक है, नेक्स्ट 108 की बात करते हैं। 108 प्रश्न पूछा गया, साधारण मानसिक परीक्षण का निर्माण किया गया। साधारण मानसिक परीक्षण का निर्माण जो है वो किस ऑथर ने या किसके जरिए किया गया था। तो ध्यान रखिएगा जलोटा द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जलोटा द्वारा। नेक्स्ट बात करता हूँ 109 प्रश्न की। तो 109 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, 109 में हमसे कहा गया है, भारत में सृजनात्मकता मापने के लिए सर्वाधिक सृजनात्मकता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, वकार मेहंदी की। किसकी, वकार मेहंदी की। नेक्स्ट बात करता हूँ 110 की। 110 प्रश्न पूछा गया है, सृजनात्मकता विकास की वृद्धि विधि क्या है। सृजनात्मकता विकास की विधि जो है क्या है, पहला ऑप्शन आपका आता है मस्तिष्क झंझावती, दूसरा आत्म अभिव्यक्ति, तीसरा लेख प्रतियोगिता, चौथा उपयुक्त सभी। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ मोहसिन द्वारा मोहसिन परीक्षण में बैटरी टेस्ट का निर्माण किस भाषा में किया गया है या किस भाषा में किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो 111 की बात करते हैं, मोहसिन द्वारा मोहसिन परीक्षण में बैटरी टेस्ट का निर्माण किस भाषा में किया गया है। तो ये जो है हमारी भाषा हिंदी भाषा में किया गया है। किस चीज़ का परीक्षण, मोहसिन द्वारा मोहसिन परीक्षण में बैटरी टेस्ट का निर्माण हिंदी भाषा में किया गया था। नेक्स्ट बात करता हूँ 112 क्वेश्चन की। तो 112 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, अधोलिखित में से किस बालक को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें कौन सा आएगा, प्रतिभाशाली बालक या मानसिक दुर्बल बालक या गूंगे बालक। तो यानी कि ये सारे के सारे बालकों को रखा जाता है किसमें, अधोलिखित में किस बालक को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि इन सभी बालकों को विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, मानसिक दुर्बल बालक भी आते हैं, गूंगे बालक भी आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ 113 की। 113 से पूछा गया, निम्न कथनों में गलत है, इनमें से कौन सा एक कथन गलत है पूछा गया। पहला कथन कहा जा रहा है, जिसमें बात करी गई है बुद्धि विकास की सीमा को वंशानुक्रम निर्धारित करता है, यानी कि बुद्धि का जो विकास होता है वंश के अकॉर्डिंग होता है। तो कौन सा गलत है, तो ये गाइस इसमें तो पहला ऑप्शन में बात करी गई थी, बुद्धि विकास की सीमा को वंशानुक्रम निर्धारित करती है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन बात करता है बुद्धि तथा सृजनात्मकता में मध्य शून्य से संबंधित होता है। तीसरा ऑप्शन बात करता है शैक्षिक उपलब्धि के भविष्यवाणी में बुद्धि परीक्षण सहायक होती है। चौथा ऑप्शन बात करता है पर्यावरण से बुद्धि विकास की दिशा का निर्माण होता है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है इसमें, तो इसमें आपका जो बी कथन है वो गलत है।
ठीक है। बुद्धि तथा सृजनात्मकता के मूल्य शून्य से संबंधित नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये होता तो ठीक हो जाता, तो इसमें कहा गया है कौन सा कथन कथनों में गलत है, तो बी कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बर्ट 14 की बात करते हैं, तो 14 प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, बर्ट ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया, यानी कि बर्ट ने जो बुद्धि का समूह कारक जो है कब दिया था, यह पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1965। बर्ट ने बुद्धि का समूह कारक कब दिया है, 1965, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करता हूँ 115 में पूछा गया काल क्रमानुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत अद्यतन है। काल क्रमानुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत अद्यतन है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा अद्यतन है, ऑप्शन सी, बहुविमात्मकता बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करता हूँ 116 में। 116 में पूछा गया बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध में सही है। बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आएगा, यानी कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, बिल्कुल बात सही है। 117 में पूछा सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, यह पूछा जा रहा है। तो सृजनात्मकता का अर्थ जो होता है वो नव सृजन से होता है, यानी कि बोल सकते हैं नया व्यक्ति या नया बच्चों से होता है। तो सृजनात्मकता का अर्थ होता है नव सृजन। 118 की बात करते हैं, तो 118 में हमसे पूछा गया है बुद्धि भौतिक इकाई में नहीं मापा जा सकती है। बुद्धि भौतिक इकाई में नहीं मापी जा सकती, मूर्त होती है, अमूर्त होती है, इसका मानक नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर कौन सा आएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ऑप्शन डी होने का चांस जो है क्यों है, यहाँ पूछा गया बुद्धि भौतिक इकाई में नहीं मापी जा सकती है, ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा गया मूर्त होती है, अमूर्त होती है, इन मानकों में नहीं होती है, इनमें से कोई है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बाकी बुद्धि को जो नापते हैं वो इससे पहले हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेंटल और नीचे वास्तविक और इंटू 100। नेक्स्ट बात करते हैं 119 की। तो 119 में पूछा गया P.F. बर्नर के प्रतिपादन किया। P.F. बर्नर ने प्रतिपादन किया, तो किस चीज़ का प्रतिपादन किया है, बुद्धि का अनुक्रमक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 120 बात करते हैं छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक होगी, कौन सी सहायक होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मस्तिष्क उद्वेलन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 121 क्वेश्चन की। तो 121 प्रश्न में क्या पूछा गया है, 121 में पूछा गया है एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 9 वर्ष है, बालक की बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि यानी क्वेश्चन पूछ लिया, तो फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है सबसे ऊपर आएगा मानसिक आयु, नीचे आएगा वास्तविक आयु, यानी कि 9 बटे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9/12 इंटू 100। तो यहाँ से जो ही बचेगा 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से 100 काटते हैं तो ये 25 बार कटेगा, ठीक है। 25 गुणा 3 आपका आएगा 75, यानी कि 75। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूलों को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 122 में बुद्धि की संरचना का सिद्धांत संबंधित है। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये सिद्धांत आपका है जेपी गिलफोर्ड से है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो बात करी जाती है 123 में, और 123 प्रश्न में क्या पूछा गया है, बुद्धि की विशेषता होती है, बुद्धि की विशेषता है, यानी कि बुद्धि की क्या विशेषता है यह पूछी गई है। बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि अनुकूल करने की योग्यता है, बुद्धि जन्मजात शक्ति, उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन डी लग रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, बुद्धि की विशेषता ही है। बुद्धि के संरचना सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है, इनमें से कौन सा आयाम नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो 124 की बात करता हूँ तो इसमें प्रक्रिया जो है वो नहीं है, बाकी सारी के सारे जो है बुद्धि संरचना सिद्धांत के नियम है, यानी कि उत्पादन भी है, विषय वस्तु भी, सक्रियता सक्रियाएँ भी हैं। 125 की बात करता हूँ। 125 में पूछा गया है उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधित सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 126 की। तो 126 में हमसे पूछा गया है चिंतन में नवीनता होनी आवश्यकता है, यह नवीनता चाहे विचारों में हो, चाहे सिद्धांतों
या चाहे विधि तथा उत्पादन में हो, या कथन जो है किसने कहा है, तो रेवर ने कहा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 127 हमसे पूछा गया है समसामयिक अनुबंध में होता है। समसामयिक अनुबंध में क्या होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनुबंधिता और अनुबंधित साथ दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ 128 की। 128 पूछा गया है अग्रवर्ती अनुभव में होता है। अग्रवर्ती अनुभव में होता है तो किस चीज़ में होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनुबंधित उद्दीपन अनुबंधित से पहले दिया जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ उद्दीपन या अनुक्रिया सामान्यकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा आएगा, अधिगम और हस्तांतरण। ठीक है। 30 की बात करता हूँ। 30 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, जीव देश संबंधित है। तो जीव देश किससे संबंधित है, तो जीव देश जो हमारा संबंधित है क्षेत्र अधिगम से, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 31 की। अभिप्रेरणा में कुष्ठा प्रतिगमन सिद्धांत की खोज जो है वो किसने की है, तो ध्यान रखिएगा एल्फर्ड ने की है। किसने की है, एल्फर्ड ने की है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पलायन परीक्षण में पुनर्वलन होता है, तो किसका